वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं अपने कमेंट से गो थ्रू कर रहा था और एक बालक ने लिखा कि भैया वो सारे चैप्टर्स बता दो, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मैं जेई 2026 का जो है एस्पायरेंट हूँ और मैं जानना चाहता हूँ वो सारे चैप्टर्स जिनको करने से मेरी एक अच्छी परसेंटाइल जो है वो इस समय इंश्योर हो सकती है। मेरा बैकलॉग वगैरह बहुत ज़्यादा है और उसने वो लिखा, बट इन जनरल भी मुझे लगा कि ठीक है उस बच्चे की तो सहायता हो ही जाएगी। मेरा हमेशा से आइडियोलॉजी यही रहा है कि किसी एक भी बालक की सहायता हो जाए तो ठीक है, काम बन जाएगा। बट मुझे लगता है कि हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं वो सभी को ध्यान में रखने हैं, सभी को उनसे पढ़ना ही है एंड पहले प्रायोरिटी तुम्हें इन्हीं को देनी है, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए मैंने कहा इस पर एक टोटल वीडियो ही कर दें। इस वीडियो का फॉर्मेट ये रहने वाला है कि हमने क्या करा है, हर सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या एक सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको वेटेज वाइज लगा दिया है। पिछले कुछ सालों में हम क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है कि इस बार उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं या देखे गए हैं, वो हमने लिख दिया है। जहां हमें पिछले सालों में बहुत कम क्वेश्चन दिखे वहां भी हमने एक सवाल लिख दिया है, क्योंकि वो चैप्टर XYZ तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिजिक्स पिछले सालों में कुछ 2023 तक तो 2023-24 तक ईजी आया करता था, उससे पहले थोड़ा डिफिकल्ट आया करता था। अब 25 में हमें ट्रेंड देखने को मिला कि अगेन फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, थोड़ा असर्शन रीजन बेस्ड और इस तरीके के सवाल ज़्यादा आने लगे हैं, बजाय इसके कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो। बट अगेन अभी भी 50 से 60% वेटेज जो है पेपर का वो फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? तुम्हारे रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इनसे 2 से 3, इससे 1 से 2 सवाल। मैं तो कहूँगा इसको भी 2 से 3 मान सकते हो तुम आराम से मॉडर्न फिजिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा, फ्लूइड मैकेनिक्स ये वाला तुम्हारा यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि इसका वेटेज हाई है, बट ये डिफिकल्ट चैप्टर है तो इसको टॉप वेटेज वाली में नहीं डाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मैकेनिक्स अगेन वेटेज हाई है बट डिफिकल्ट है काफ़ी। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इससे एक सवाल तो तुम मिनिमम मान के चलो और ये महा इजी चैप्टर है तो ये करना ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगेन 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। पिछले सालों में इसका वेटेज दिखा है। ग्रेविटेशन एक क्वेश्चन गारंटीड इससे आता है, ज़्यादा नहीं आते क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चली जाती है बात, वहाँ पूछ लेते हैं वो कंसेप्ट, बट एक सवाल ग्रेविटेशन से मुझे हर समय दिखा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स से एक सवाल आता है, इसका थोड़ा सा ना हमेशा डाइसी रहता है कि ये सिलेबस का पार्ट है कि नहीं, तो ये मुझे मेरी टीम ने तो कहा भाई साहब है, आप लिख दो भैया, ठीक है सेफर साइड पर रहो, आपने मिस आउट कर दिया फिर बाद में बच्चे गाली दें। बट तुम लोगों को अगर हो तो एक बार कमेंट्स में फिर भी क्लैरिफाई कर देना, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स तुम्हारा रे ऑप्टिक्स के साथ ही मिला के पूछ लेता है, या तो एक अलग से इसका सवाल आ जाएगा। कैपेसिटेंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और तुम्हारा ईएम वेव्स भी अगेन महा इजी चैप्टर है। इस लिस्ट से ज़्यादा मैं तुम्हारा इस पर फोकस करना चाहता हूँ। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना भाई, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने अभी तक कुछ तैयारी नहीं करी है, कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तुमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 नाम तुम्हें करने ही करने, और जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम्हें इन पे मास्टरी करनी है। इनके जितने PYQs हो सके, जितने ज़्यादा वो तुम्हें लगाने हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर्स हैं? मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से पढ़ाते हैं, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, EM वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तुम्हारे आसान भी है या इनसे सवाल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो इसमें तो तुम्हें करना ही करना है। एक प्रो टिप जो हमारी टीम ने तुम्हारे लिए छोड़ी है वो ये कि डोंट लीव द टफ कैलकुलेशंस फॉर लेटर। मैंने ये देखा है कि क्या होता है जब हम फिजिक्स में होते हैं ना, खासकर तो फिजिक्स में हम ये देखते हैं कि अच्छा मैंने फिजिक्स का पार्ट तो निपटा लिया, हर फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा फिजिक्स होता है थोड़ा मैथ होता है, यहाँ पे पहले फिजिक्स लग रहा होता है, लास्ट में हम सोचते हैं अच्छा इंटीग्रेशन ही तो करना है, इसमें आगे आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करके आगे आंसर आ जाएगा और छोड़ देते हैं। वो हमें बाद में चीज़ जो है वो फिजिक्स के पेपर में चुपती है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो ढंग से हमें उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, हम उस पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं और वो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर सॉल्विंग भी कर रहे हो, अगर मॉक भी लगा रहे हो, मॉक में तो खैर तुम्हें आंसर चाहिए तो पूरा, बड़ा सॉल्विंग में अक्सर हम लोग ये करते हैं, तो सॉल्विंग के समय तुम्हें पूरी चीज़ जो है वो डिटेल में लिखनी है, सॉल्व करना है आंसर अंत तक, ठीक है। अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते थे। केमिस्ट्री मैंने एज अ होल बात करी है क्योंकि अब इंडिविजुअली बात करने का कोई मतलब नहीं है, पेपर केमिस्ट्री का सेम आएगा, ऐसे उसमें सेग्रीगेटेड सवाल नहीं आते कि फिजिकल का अलग सेगमेंट, इनऑर्गेनिक का अलग, ऑर्गेनिक का अलग, नहीं। तो आज अपन मिला के बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल वेटेज जो देखा गया पिछले सालों में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाला। मोल कंसेप्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो 1 से 2 देख रहे हो ये तो इसके इंडिविजुअल सवाल आएंगे, बट इसका यूजेज इन सारे चैप्टर्स में भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये तो मोल कंसेप्ट पे तो तुम्हारी कंसेप्चुअल पकड़, थ्योरेटिकल पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सवाल के प्रैक्टिस के लिए ये जो 2 सवाल हैं ये भी आएंगे तुम्हारे, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड या जो भी क्वेश्चन है उससे। हाइड्रोकार्बन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, DNF ब्लॉक तुम्हारा, केमिकल बॉन्डिंग अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। DNF ब्लॉक क्योंकि इनऑर्गेनिक में अब देखो P ब्लॉक कटने के बाद बहुत ज़्यादा वेटेज वहाँ से उठ के अब DNF ब्लॉक के पास चला गया और कोऑर्डिनेशन के पास चला गया, तो बात वहाँ से आ रही होती है। GOC अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड सॉल्यूशन से तुम्हारे सवाल आ
रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से। अगली बात करें तो पीरियोडिक टेबल से एक सवाल मैं मिनिमम देख रहा हूँ, 2 मैंने सेफर साइड के लिए लिखा है, बट एक मान के चलो, 2 कई बार नहीं आ रहा है। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स एक सवाल 100% आया, मुझे लगभग हर शिफ्ट में सवाल दिखाई दिया है। हैलोजन डेरिवेटिव्स, तुम्हारा हैलोजन मतलब एल्काइल एराइल हैलाइड्स वाला जो चैप्टर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव अमीन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अधिकतम कट गया है, बट जो ग्रुप नंबर 12 है उससे सवाल उठ के एक सवाल आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारा जो फेवरेट मुझे समय वो दिखा वो था वो इलेक्ट्रॉन जंप, वो जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल से कई सारे सवाल, वो 13, मैं तो कह रहा हूँ 13.6 की टेबल याद कर लो। 13.6 इंटू 1 कितना होता है, इंटू 4 कितना होता है, इंटू 9 कितना होता है। अगर ये फिगर याद कर लोगे ना तो तुम्हारा इससे ये सवाल बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी एक सवाल दिखा। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये और ये बहुत कम ऐसा होगा कि ये एक सवाल जो है वो अलग सा तुम्हें पता चलेगा। अक्सर सवाल मिला के आ जाते हैं। क्या करेगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर का रिएक्शन उठाएगा, जैसे रीमर टीमन रिएक्शन उठा लिया, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा और बोल देगा कि अच्छा बताओ यहाँ पे सबसे स्टेबल वाला स्टेट कौन सा बना, क्यों बना, तो बात आ जाएगी तुम्हारे जीओसी पे। तो मिला जुला के सवाल जो है वो पूछ रहा है अधिकतम, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मुझे यहाँ नाम दिखाई नहीं दिया, और आइसोमेरिज्म में भी अगेन यही लॉजिक लग रहा है कि इसी के सवाल में या इसी के सवाल में या इसी के सवाल में ना एंड में तुमसे आइसोमर पूछ लेगा कि बताओ सबसे स्टेबल आइसोमर कौन सा है। तो ये मत सोचना कि यहाँ भैया ने वेटेज हाईएस्ट नहीं बताया तो मैं उसको छोड़ दूँ। ऑर्गेनिक में वेटेज का मतलब बहुत कम है, तुम ऑर्गेनिक में सिलेक्टिव नहीं हो सकते। मैं बहुत स्टैचुरी वार्निंग दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक में ये सोच के कि अरे हाई वेटेज नहीं है आइसोमेरिज्म का, तुम छोड़ दो अगर, और ये कर लो कि अच्छा अल्कोहल फिनॉल का हाई वेटेज है, या भैया ने पीछे हाइड्रोकार्बन्स का हाई वेटेज बताया मैं वो कर लेता हूँ, वो कर लोगे। लेकिन उससे सिर्फ 90% सवाल होगा, लास्ट के 10% में बहुत आसान सा आइसोमर बताना होगा, और वो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने आइसोमेरिज्म नहीं किया है। तो ऑर्गेनिक में ये मैंने डिस्क्लेमर तुम्हें दे दिया है, इसमें ये सिलेक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज नहीं करनी है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में चल जाती है, जिसके लिए बता दी, ठीक है। अब आ जाते हैं वो जो फाइनल अपनी तगड़ी लिस्ट जो बन रही है फर्स्ट प्रायोरिटी वाली की, इजी या मीडियम इनकी डिफिकल्टी है, और बहुत ज़्यादा ये पूछे जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ एक इसलिए डाला है क्योंकि एक सवाल आ रहा है और बस रटना है, हद ईजी, मतलब हद ईजी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, मोल कंसेप्ट, जीओसी और केमिकल काइनेटिक्स, ये तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाते हैं। जहाँ पे प्रो टिप ये है कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पे जो है ध्यान देना है। हाफ कुक नॉलेज माइट क्रिएट कंफ्यूजन ड्यूरिंग द पेपर, वही जो मैंने तुम्हें सारी बात समझाई वही मैंने यहाँ अंग्रेजी में लिखवा दी थी, और माशाल्लाह से तुम्हें मैंने बता दी है, ठीक है। अगले सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, अगर मैथमेटिक्स में तुम्हारे 40 से 50 नंबर तुम ले आते हो तो तुम आराम से 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स के ऊपर चले जाते हो। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक है ये, ठीक है। तो समझ रहे हो, सिर्फ आधे नंबर लेकर आने हैं, 50 भी नहीं, 40% मार्क्स में तुम 99 परसेंटाइल के ऊपर चले जाओगे। और उसके लिए तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स अगर पता है तो तुम्हारा काम बहुत इजीली जो है वो बन जाएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल, वाह मेरी टीम ने देखो डायमेंशन की स्पेलिंग देखो, क्या बात है, ये पूरा नाम खराब करवाएंगे। बहरहाल ठीक है, 3D जो चैप्टर है तुम्हारा 3 डायमेंशनल, मतलब माशाल्लाह, मैं पकड़ता हूँ जरा तुम्हारा, ठीक है। वेक्टर 3D अगेन दोनों को मिला के बहुत अच्छा वेटेज रहता है। 3D को जो है उसमें प्लेन से सवाल आया करते थे। सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है बट सवाल आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी अगेन इजी चैप्टर है। बायनोमियल थ्योरम से एक सवाल मिनिमम मान के चलो तुम्हारा आएगा ही आएगा। स्ट्रेट लाइन से 2 क्या कई बार 3 भी सवाल तुम्हारे चले जाते हैं, मुझे दिखाई दिए। एरिया अंडर द कर्व से अगेन एक क्वेश्चन आता है, 2 थोड़ा ज़्यादा है। सेट्स एंड रिलेशंस फंक्शंस, इसमें 3 सवाल भी मान सकते हो। सेट्स रिलेशंस का तुम्हारा प्रोबेबिलिटी के साथ मिला देता है, अक्सर प्रोबेबिलिटी पीएनसी और रिलेशन फंक्शंस को मुझे मिलाते हुए दिखी है बात, ठीक है। अगली बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक सवाल 110% आएगा। पीएनसी से एक सवाल कई बार 2 भी आ जाता है। फंक्शंस तुम्हारा वही रिलेशन फंक्शंस के साथ ही मिला लो इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सवाल गारंटीड है, कई बार 2 भी कर देता है बट ये थोड़ा सा जो है मुझे डिफिकल्ट लगता था, एटलीस्ट तुम लोगों का पता नहीं। पैराबोला तुम्हारा एक सवाल आता ही आता है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि हाइपरबोला से भी जो मेंस है वो सवाल पूछने लगा है, तो यहाँ हाइपरबोला को भी लिख लो 1+1, पैराबोला से एक, हाइपरबोला से एक सवाल आ सकता है। वेक्टर्स, अच्छा यहाँ रिपीट हो गया है वेक्टर्स, पीछे लिख दिया गया था। एओडी से एक सवाल, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से पिछले कुछ समय में मुझे थोड़ा सा कम होते हुए दिख गया है वेटेज, पता नहीं क्यों। पिछले साल जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था। 2025 में मुझे कुछ सवाल कम दिखे, एक सवाल मैंडेटरी दिखा। देखो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बहुत ईजी है,
अच्छे से करना है, एक सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन पिछले 2023-22 के जब मैं पेपर देखता था तो इसके 2 या 3 सवाल मुझे मिल जाते थे, जैसे वो जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करना होता था इसमें, वो सारी चीज़ें। और एक तो वो वाला सवाल आएगा तुम्हारा ट्रांसपोज से, और ए की पावर 4 ए ट्रांसपोज ए, इस तरीके से खेल के तुमसे फाइनल आंसर पूछेगा, बोलेगा ए 3x3 मैट्रिक्स है। कई बार तुम्हें इन्वर्स एडजॉइंट इस सब से खेल रहा होता था। तो पहले मुझे 2 से 3 सवाल दिख जाते थे, अब मुझे एक ही दिखा तो मैंने यहाँ लास्ट में डाला है, बट इसमें भी तुम 1 से 2 सवाल मान के चलो। मैट्रिसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ चैप्टर। मैथमेटिक्स की अगर अपन लिस्ट पे आ जाए, दी लिस्ट, ये तो करने ही करने हैं सबसे पहले। तो वो है तुम्हारा वेक्टर्स 3D, यहाँ स्पेलिंग सही कर दी, वाह। इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट बहुत ज़्यादा जरूरी। एओडी तुम्हारा फंक्शंस, बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मेरे साथ ये होता था कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, और मुझे इसकी जगह सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा कंफर्टेबल लगता था। सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ इसलिए नहीं डाला क्योंकि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, हालांकि वेटेज उसका हाई है। और कॉम्प्लेक्स किसी को, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट लगता था तो मैंने छोड़ दिया था, सच्ची बता रहा हूँ, छोड़ दिया था, और उसकी जगह सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बहुत कर लिया था। हालांकि इसमें भी मुझे एचपी वगैरह जब पार्ट होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिक्कत होती थी, बट मैं काफ़ी हद तक निकाल लेता था इसको। तो मैं इसकी जगह सीक्वेंस एंड सीरीज कर लिया था। बट बात वही पड़ती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सवाल मिनिमम आएगा ही आएगा तब भी। अब वो ये है कि तुम ये वाले इतने अच्छे से कर लो कि तुम वो एक सवाल छोड़ने का अफोर्ड कर सको, ठीक है, वो वाली बात बन जाती है। और स्पेशली फॉर मैथ्स, डोंट थिंक यू हैव कंप्लीटेड a chapter without solving at least JEE Mains PYQs पिछले 5 साल के मैथमेटिक्स में। और किसी का बहुत बैकलॉग है तो 3 साल तो मिनिमम है, ये तुमको करना ही करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने ऑनलाइन वीडियो से क्वेश्चन वगैरह देख लिए हैं और तुम्हारी असिस्टेड सॉल्विंग हो गई है, वो ठीक है, मैं ही कहता हूँ असिस्टेड सॉल्विंग करो, बट वो एक स्टेप है, उसके आगे सीढ़ी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद अपने को खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग अवश्य अवश्य करनी है। पिछले 3 साल के JEE मेंस के PYQs जिस बच्चे ने मैथ्स के लिए नहीं लगाए हैं वो पेपर देने ना जाए, क्योंकि तुम वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हो उसमें। फिर 3 साल के मिनिमम हर चैप्टर के PYQs तुम्हें लगाने हैं, और 5 साल एक डिसेंट नंबर है। अच्छा नंबर तो 6-7 साल है, बट ठीक है, 5 साल तो कर लो, अच्छा है। 3 साल करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो दैट वाज मोर और लेस इट। सारी बातें, सारे कल्मिनेशन तुम्हें बता दिया है। एक मेरी टीम को छोटा सा शाउट आउट, उन्होंने इसकी रिसर्च में मेरी बहुत हेल्प करी, इसके टेबल वगैरह में।